हम अध्ययन कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत 3 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे, परमाणु तथा नाभिक। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे, इसका अध्ययन अपन 6 वीडियो लेक्चर के अंतर्गत कर चुके हैं। आज हम परमाणु का अध्ययन करेंगे। क्या है परमाणु? परमाणु की संरचना कैसी है? परमाणु संरचना के बारे में रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकिरणन प्रयोग के बारे में, इन सब का आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए परमाणु क्या है। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन 3 मूल अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होता परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन 3 मूल अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होता परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अणु क्या है? अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो कि एक या एक से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व तो होता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता, अणु कहलाता है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन 3 मूल अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होता परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। तथा पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो कि एक या एक से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व तो होता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता, अणु कहलाता है। एक ही तत्व के अणु में उसी तत्व के एक या एक से अधिक परमाणु होते हैं। जैसे एक ही तत्व के अणु में उसी तत्व के एक या एक से अधिक परमाणु होते हैं। जैसे हीलियम के अणु में एक परमाणु, हाइड्रोजन के अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, नाइट्रोजन के अणु में नाइट्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। एक ही तत्व के या किसी तत्व के परमाणु अणु में उसी तत्व के एक या एक से अधिक परमाणु होते हैं। जबकि अपन किसी यौगिक की बात करें, किसी यौगिक के अणु में दो या 2 से अधिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। जैसे H2 जल का एक अणु है, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। अमोनिया NH3
नाइट्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन के 3 परमाणु। यदि किसी तत्व का अणु है तो उस तत्व के अणु में उसी तत्व के एक या एक से अधिक परमाणु होंगे। यदि किसी यौगिक का अणु है तो उसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु होते हैं। मोल अवधारणा, मोल अवधारणा क्या है? 1 ग्राम अणु या 1 मोल क्या है? 1 ग्राम अणु या 1 मोल किसी भी पदार्थ के अणुभार के बराबर ग्राम में मात्रा ली जाए, सामान्य ताप दाब पर किसी पदार्थ के अणुभार के बराबर ग्राम में मात्रा ली जाए तो वो 1 मोल या 1 ग्राम अणु कहलाता है। इसमें उस पदार्थ के अणुओं की संख्या 6.023 गुणा 10 की घात 23 होगी तथा एमटीपी पर इसका आयतन, अणुओं की संख्या 6.023 गुणा 10 की घात 23 और इसका आयतन 22.4 लीटर होता है। इस संख्या को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। आवोगाद्रो के नियमानुसार समान ताप व दाब पर समान आयतन की गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है और वो समान संख्या आवोगाद्रो संख्या कहलाती है, जिसका मान 6.023 गुणा 10 की घात 23 होता है। यदि 32 ग्राम ऑक्सीजन ऑक्सीजन का अणुभार 32 होता है। 32 ग्राम ऑक्सीजन ले एनडीपी पर तो 32 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन 22.4 लीटर होगा और इसमें ऑक्सीजन अणुओं की संख्या 6.023 गुणा 10 की घात 23 होगी, जिसको एवोगैड्रो संख्या या एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। इसी प्रकार 28 ग्राम ऑक्सीजन लें, 28 ग्राम नाइट्रोजन लें। नाइट्रोजन का अणुभार 28 ग्राम नाइट्रोजन लें तो एनटीपी पर 28 ग्राम नाइट्रोजन का आयतन 22.4 लीटर तथा उसमें नाइट्रोजन अणुओं की संख्या 6.023 गुणा 10 की घात 23 होती है। यह है मोल अवधारणा, जिसका भौतिकी में कई स्थानों पर कुछ यूज है, जिसका कुछ अनुप्रयोग है। इसलिए अपने को मोल अवधारणा के बारे में ये छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना है कि किसी भी पदार्थ का एनटीपी पर अणुभार के बराबर मात्रा ली जाए तो उसका आयतन 22.4 लीटर तथा उसमें उस पदार्थ के अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या के तुल्य होती है, जिसका मान 6.023 गुणा 10 की घात 23 होता है। तो ये है मोल कंसेप्ट या मोल अवधारणा। अब इस चैप्टर में परमाणु की संरचना का अध्ययन करेंगे। परमाणु की संरचना के संबंध में सबसे पहले थॉमसन ने अपना परमाणु प्रतिरूप प्रस्तुत किया। क्या है थॉमसन परमाणु प्रतिरूप? देखिए, सबसे पहले थॉमसन परमाणु प्रतिरूप, थॉमसन परमाणु प्रतिरूप। थॉमसन के अनुसार परमाणु 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का धनावेशित गोला है। परमाणु 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक ठोस धनावेशित गोला है, जिसके संपूर्ण आयतन में धनावेश एक समान रूप से वितरित रहता है। परमाणु
10⁻10 मीटर त्रिज्या का एक ठोस धनावेशित गोला है। इसके संपूर्ण आयतन में धन आवेश एक समान रूप से वितरित रहता है। 10⁻10 मीटर त्रिज्या का ठोस धनावेशित गोला है, जिसके संपूर्ण आयतन में धनावेश एक समान रूप से वितरित रहता है, परंतु इसके स्थायित्व के लिए ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इसके संपूर्ण आयतन में ठीक उसी प्रकार वितरित रहते हैं जैसे, या ठीक उसी प्रकार व्यवस्थित रहते हैं जैसे तरबूज में बीज लगे हुए होते हैं। ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो इसके संपूर्ण आयतन में ठीक उसी प्रकार व्यवस्थित रहते हैं या लगे होते हैं जिस प्रकार तरबूज में बीज लगे होते हैं। धनावेश का परिमाण व ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश का परिमाण समान होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। परमाणु में धनावेश का परिमाण इक्वल टू होता है ऋणावेश का परिमाण। इसलिए परमाणु उदासीन होता है, ऐसी संरचना सुझाई गई थॉमसन के द्वारा। यदि थॉमसन के इस परमाणु प्रतिरूप को सत्य मान लिया जाए तो ये भौतिकी की कुछ घटनाओं की व्याख्या करने में सक्षम है, जैसे परमाणु के स्थायित्व, तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश, विद्युत प्रभाव, गैसों का आयनीकरण, परमाणु के स्थायित्व, तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, गैसों का आयनीकरण, भौतिकी की इन घटनाओं की व्याख्या करने में थॉमसन परमाणु प्रतिरूप सक्षम है। परंतु थॉमसन परमाणु प्रतिरूप रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग एवं हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल हो गया। थॉमसन परमाणु प्रतिरूप रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर पाया तथा परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की या हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असफल हो गया। इसलिए थॉमसन परमाणु प्रतिरूप को अस्वीकृत कर दिया गया। थॉमसन परमाणु प्रतिरूप को अस्वीकृत कर दिया गया। क्यों? क्योंकि असफलता का कारण क्या था? असफलता का कारण, पहला कारण था रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरा, हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असफल हो गया। इसलिए थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप को या परमाणु के इस मॉडल को अस्वीकृत कर दिया गया। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या है? क्या है ये अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग? तो अब हम रदरफोर्ड के
अल्फा कण परिकिरणन प्रयोग का अध्ययन करेंगे। रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकिरणन प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकिरणन प्रयोग। क्या है अल्फा कण? अल्फा कण 2He4। अल्फा कण हीलियम का नाभिक, हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना कण अल्फा कण कहलाता है। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है, इसलिए अल्फा कण का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 गुना 1.67 गुणा 10⁻⁻27 kg। अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का दुगुना होता है। 2 प्रोटॉन है अल्फा कण में। अल्फा कण का आवेश 2 गुणा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सन 1911 में रदरफोर्ड तथा उसके सहयोगी गाइगर व मार्सडेन ने रदरफोर्ड के सुझाव पर अल्फा कण परिकिरणन प्रयोग किया। इस प्रयोग में एक पतली स्वर्ण पन्नी 10⁻⁻7 मीटर की कोटि की मोटाई की स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की गई, अल्फा कणों की संघात करवाया गया। क्या है प्रायोगिक व्यवस्था? देखिए, इस प्रयोग में ये एक लेड चेंबर है, लेड गुहिका। इस लेड चेंबर में अल्फा कण स्रोत रखा जाता है। अल्फा कण स्रोत के रूप में बिस्मथ, पोलोनियम, थोरियम, यूरेनियम आदि का उपयोग किया जा सकता है। इस लेड गुहिका में अल्फा कण स्रोत रखा जाता है। अल्फा कण स्रोत के रूप में बिस्मथ, पोलोनियम, थोरियम, यूरेनियम आदि में से किसी एलिमेंट का उपयोग किया जा सकता है। गाइगर और मार्सडेन ने बिस्मथ का उपयोग किया अल्फा कण स्रोत के रूप में। इस लेड गुहिका में बिस्मथ का उपयोग किया, जिसका परमाणु क्रमांक 83 व द्रव्यमान संख्या 214 है। परमाणु क्रमांक 83 व द्रव्यमान संख्या 214 है। इस स्रोत से उत्सर्जित होने वाले अल्फा कणों को लेड की ईंटों के बीच बने बारीक छिद्र से किरणपुंज के रूप में संचरित किया जाता है। इन अल्फा कणों का अल्फा कण स्रोत से उत्सर्जित अल्फा कणों को लेड की ईंटों के बीच, ये लेड की ईंटें हैं, लेड की ईंटें
लेड की E2 के बीच, ये लेड गुहिका PB गुहिका PB चेंबर, इसके बीच बने बारीक छिद्र से किरण पुंज के रूप में संचरित होने दिया जाता है। इन अल्फा कणों का एक किरण पुंज प्राप्त किया जाता है। इस अल्फा कणों के किरण पुंज को या उच्च ऊर्जा से गतिशील अल्फा कणों के किरण पुंज को एक पतली स्वर्ण पन्नी, ये पतली स्वर्ण पन्नी जिसकी मोटाई स्वर्ण पन्नी की मोटाई 2.1 गुणा 10⁻⁷ मीटर की कोटि की होती है। इस पतली स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कणों की टक्कर करवाई गई। स्वर्ण परमाणु से अल्फा कणों के प्रकीर्णन का अध्ययन करने के लिए ZnS लेपित गोलीय पर्दे का उपयोग किया तथा उस ZnS लेपित पर्दे पर प्रकीर्णित अल्फा कण टकराकर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं, जिसका संसूचन एक चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया गया। ये ZnS लेपित गोलीय पर्दा ZnS लेपित गोलीय पर्दा जिंक सल्फाइड का, जो कि एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, इस पर ZnS का लेपन किया हुआ है। अल्फा कण, प्रकीर्णित अल्फा कण, स्वर्ण परमाणु से प्रकीर्णित अल्फा कण इस ZnS लेपित पर्दे पर गिरकर एक चमक या प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं, जिसका संसूचन एक चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया जाता है। ये चल सूक्ष्मदर्शी चल सूक्ष्मदर्शी, इस चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्वर्ण परमाणु से प्रकीर्णित अल्फा कणों का संसूचन किया जाता है। ये प्रकीर्णित अल्फा ये है रदरफोर्ड तथा गाइगर व मार्सडेन के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था। अपने इस प्रयोग में गाइगर व मार्सडेन को क्या प्रेक्षण प्राप्त हुए तथा उन प्रेक्षणों के आधार पर क्या निष्कर्ष निकले। प्रायोगिक प्रेक्षण व निष्कर्ष। प्रायोगिक प्रेक्षण व निष्कर्ष। ये स्वर्ण परमाणु ये टकराने वाले अल्फा कण अल्फा आपतित अल्फा, ये प्रकीर्णित अल्फा रदरफोर्ड के सुझाव पर गाइगर व मार्सडेन द्वारा किए गए इस अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में क्या प्रेक्षण प्राप्त हुए और उनके क्या निष्कर्ष निकले। नंबर 1, रदरफोर्ड तथा गाइगर व मार्सडेन ने
अपने अल्फा कण परिकिरणन प्रयोग में जब अल्फा कणों को पतली स्वर्ण पत्नी पर संघात करवाई जाती है या अल्फा कणों की बमबारी की जाती है, तो यह परीक्षित किया कि अधिकांश अल्फा कण या तो सीधे निकल जाते हैं या बहुत ही अल्प कोणों पर परिकिरणित होते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। नंबर 2, रदरफोर्ड तथा गाइगर व मार्सडेन ने दूसरा यह परीक्षण प्राप्त किया कि जब अल्फा कणों की पतली स्वर्णपत्नी पर बमबारी होती है तो बहुत ही कम अल्फा कण 90 डिग्री से बड़े कोणों पर या अधिक कोणों पर परिकिरणित होते हैं। 8000 में से लगभग 1 या 2 अल्फा कण या लाखों में से 1 अल्फा कण ऐसा होता है जो 180 डिग्री कोण से परिकिरणित होकर पुनः उसी दिशा में लौट आता है। रदरफोर्ड तथा गाइगर व मार्सडेन ने अपने इस प्रयोग में ये परीक्षण प्राप्त हुआ कि बहुत ही कम अल्फा कण अधिक कोणों से परिकिरणित होते हैं। 8000 में से लगभग 1-2 अल्फा कण अधिक कोणों पर परिकिरणित होते हैं तथा लाखों में से 1 अल्फा कण 180 डिग्री कोण से परिकिरणित होकर पूरा उसी दिशा में लौट आता है। इससे इस परीक्षण से रदरफोर्ड इतने आश्चर्यचकित हुए कि उन्होंने अपनी भाषा में यह कहा कि मेरे जीवन की ये एक ऐसी घटना है जिसमें 15 इंच मोटी तोप से दागा गया गोला एक पतले कागज के पन्ने से टकराकर वापिस उसी दिशा में लौट आता है तथा गोला दागने वाले व्यक्ति पर आघात करता है। अपने इस परीक्षण से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा तभी संभव है, अल्फा कण एक धनावेशित पार्टिकल है और ये इसका 90 डिग्री से अधिक कोणों पर परिकिरणन उसी परिस्थिति में संभव है जब परमाणु का समस्त धनावेश व लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर एक सूक्ष्म आयतन में केंद्रित हो। इसको नाभिक नाम दिया गया है। परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान व समस्त आवेश उसके केंद्र पर एक सूक्ष्म आयतन में केंद्रित हो तो ही बहुत कम अल्फा कणों का 90 डिग्री या उससे भी अधिक कोणों पर परिकिरणन संभव है। रदरफोर्ड ने अपने प्रायोगिक परिणामों में ये भी प्रायोगिक जो परीक्षण थे उनके आधार पर यह परिकलन किया कि इस नाभिक का आकार 10 की घात -15 मीटर की कोटि का होता है। नाभिक का आकार, नाभिक का आकार, जबकि परमाणु का आकार 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या की कोटि का होता है। यानी परमाणु नाभिक के आकार का 10 की घात 5 गुना बड़ा होता है, 1 लाख गुना बड़ा होता है। यानी यूं समझ सकते हैं अपन कि परमाणु को यदि अपन एक स्टेडियम मान लें, क्रिकेट का स्टेडियम, तो उस स्टेडियम के मध्य में रखी बॉल को नाभिक माना जा सकता है। यानी नाभिक से परमाणु का आकार 1 लाख गुना बड़ा होता है। ये था रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकिरणन प्रयोग एवं
उसके प्रायोगिक परीक्षण एवं उसके निष्कर्ष। अब इसमें दो क्वेश्चन अपने सामने आते हैं। पहला क्वेश्चन, इस प्रयोग में पतली स्वर्ण पन्नी का उपयोग ही क्यों किया गया? पतली स्वर्ण पन्नी का उपयोग ही क्यों किया गया? पतली स्वर्ण पन्नी का उपयोग क्यों किया गया? पतली स्वर्ण पन्नी का उपयोग इसलिए किया गया ताकि जब अल्फा कण की आघात होती है या अल्फा कणों की स्वर्ण पन्नी से टक्कर होती है तो उस स्वर्ण पन्नी में अल्फा कण का केवल एक ही परमाणु से परिकिरणन संभव हो, यानी अल्फा कण एक परमाणु से, एक स्वर्ण परमाणु से परिकिरणित होकर बाहर निकले। यदि स्वर्ण पन्नी की मोटाई ज्यादा रखी जाए और उस मोटाई में एक से अधिक परमाणु स्थित है तो जब अल्फा कणों की टक्कर होगी तो अल्फा कण एक से अधिक परमाणु से परिकिरणित होता हुआ बाहर निकलेगा, जिससे एक परमाणु की संरचना का निर्धारण कर पाना संभव नहीं होगा। इसलिए इसमें इतनी पतली स्वर्ण पन्नी का उपयोग किया गया ताकि उसकी मोटाई में जब अल्फा कण की टक्कर हो तो अल्फा कण केवल एक स्वर्ण परमाणु से परिकिरणित होता हुआ बाहर निकले, ताकि उस परमाणु की संरचना का निर्धारण किया जा सके। इसलिए पतली स्वर्ण पन्नी का उपयोग किया गया। दूसरा क्वेश्चन, स्वर्ण धातु का ही उपयोग क्यों किया गया? स्वर्ण धातु की पन्नी का ही क्यों उपयोग किया गया? स्वर्ण धातु का ही उपयोग क्यों किया गया? देखिए, स्वर्ण परमाणु का द्रव्यमान अल्फा कणों के द्रव्यमान का 50 गुना होता है। जब अल्फा कणों की टक्कर होती है तो उस टक्कर में उनका द्रव्यमान टकराने वाले पार्टिकल्स के द्रव्यमान का 50 गुना होने के कारण इस टक्कर के दौरान स्वर्ण परमाणु को लगभग स्थिर माना जा सकता है। यदि हाइड्रोजन की पतली शीट का उपयोग किया जाए इस प्रयोग में और उस पर अल्फा कणों की बमबारी करवाई जाए तो चूंकि हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान अल्फा कणों के द्रव्यमान का 1/4 होता है, तो जैसे ही अल्फा कण की टक्कर होगी हाइड्रोजन परमाणु से तो हाइड्रोजन परमाणु का वेग अल्फा कणों के वेग से भी ज्यादा वेग से आगे गति करना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए इस प्रयोग में स्वर्ण धातु का उपयोग किया गया, क्योंकि स्वर्ण परमाणु का द्रव्यमान अल्फा कण टकराने वाले कणों के द्रव्यमान का लगभग 50 गुना होता है, जिससे इस टक्कर के दौरान स्वर्ण नाभिकों को लगभग स्थिर माना जा सकता है। इसलिए इस प्रयोग में स्वर्ण धातु का ही उपयोग किया गया। ये था रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकिरणन प्रयोग। अब हम संघात प्राचल क्या है इसका अध्ययन करेंगे। संघात प्राचल, संघात प्राचल ये परमाणु ये उसका नाभिक है। यदि परमाणु क्रमांक Z है तो नाभिक का आवेश होता है Ze। ये टकराने वाला अल्फा कण
ये जब परमाणु से टकराता है तो चूंकि अल्फा कण एक धनावेशित पार्टिकल है और नाभिक का आवेश भी धनावेश है, तो प्रतिकर्षण के कारण अपनी मूल गति की जो दिशा है उससे विक्षेपित हो जाता है, परिवर्तित होकर इस दिशा में गति करता हुआ आगे बढ़ता है। इस अल्फा कण की प्रारंभिक गति की दिशा की, ये प्रारंभिक गति की दिशा और इसके साथ परिवर्तित अल्फा कण की जो गति है उसकी दिशा के बीच बने गए कोण को कहते हैं परिकीर्णन कोण थीटा। अल्फा कण की प्रारंभिक गति की दिशा की नाभिक से लंबवत दूरी संघात प्राचल कहलाती है। इसको स्मॉल b से व्यक्त करते हैं। अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण की प्रारंभिक गति की दिशा की नाभिक से लंबवत दूरी संघात प्राचल कहलाती है। इस लंबवत दूरी भी को संघात प्राचल कहते हैं। इस संघात प्राचल का मान b का मान k z स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 अपॉन ई के होता है। इस संघात प्राचल का मान के जेड स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 अपॉन ई के होता है। यहां के स्थिर वैद्युत बलनीयता के का मान होता है के इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। यदि ये के का मान हम करें तो बी का मान होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो जेड ई स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 अपॉन ई के। ये संघात प्राचल का मान। यहां एप्सिलॉन जीरो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता या विद्युत पारगम्यता है, जिसका मान 8.85 गुणा 10 की घात -12 होता है। थीटा परिकीर्णन कोण है। जैसे जैसे परिकीर्णन कोण थीटा का मान बढ़ता जाएगा कोट थीटा बाई 2 का मान घटता जाएगा, यानी b का मान घटता जाएगा। यहां e के अल्फा कणों की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, जिससे गति करता हुआ अल्फा कण इस परमाणु से टकराता है। ये अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। Ze नाभिक का आवेश है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, इस संबंध में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है कोट थीटा बाई 2 का मान घटता जाता है। और जब थीटा का मान 180 डिग्री होगा तो कोट थीटा बाई 2 यानी कोट 90 का मान 0 होगा, और कोट 90 का मान 0 होगा तो b का मान 0 होगा। जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, उस स्थिति में b का मान 0 होता है। यानी जब अल्फा कण की सम्मुख टक्कर होती है नाभिक से, अल्फा कण गति करता हुआ नाभिक के जस्ट सामने पहुंचता है, जब सम्मुख टक्कर होती है अल्फा कण की तो वो 180 डिग्री कोण से परिवर्तित होकर पुनः उसी पथ पर लौट आता है। जब अल्फा कण की नाभिक से सम्मुख टक्कर होती है तो अल्फा कण पुनः 180 डिग्री कोण से परिवर्तित होकर पुनः उसी पथ पर लौट आता है। इसको अपन इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं कि जब थीटा का मान 180 डिग्री होगा तो कोट थीटा बाई 2 यानी कोट 180 बटा 2 यानी कोट 90 का मान 0 होगा, और कोट थीटा बाई 2 की जगह 0 रखेंगे तो b का मान 0 आएगा, यानी संघात प्राचल का मान 0 हो जाएगा। यानी अल्फा कण की प्रारंभिक गति की दिशा की नाभिक से लंबवत दूरी घटकर 0 हो जाएगी। इन अल्फा कण
नाभिक से 180 डिग्री कोण से परिक्रामित होकर पुनः उसी पथ पर लौट आएगा। तो यह है संघात प्राचल। तो क्या है संघात प्राचल? अल्फा कण परिकिरणन प्रयोग में अल्फा कण की प्रारंभिक गति की दिशा की नाभिक से लंबवत दूरी संघात प्राचल कहलाती है। संघात प्राचल को स्मॉल b से व्यक्त करते हैं, जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² कोट θ/2 अपॉन E के होता है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता या विद्युत पारगम्यता है, थीटा परिकिरण कोण है अल्फा कण का, और E के अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, जिससे अल्फा कण गति करता हुआ किसी परमाणु से टक्कर करता है। तो ये है संघात प्राचल। एक टॉपिक समझेंगे अपन इस अल्फा कण परिकिरणन प्रयोग में अल्फा कण की नाभिक से निकटतम पहुंच दूरी, अल्फा कण की निकटतम पहुंच दूरी, अल्फा कण की निकटतम पहुंच दूरी, ये नाभिक है। यदि परमाणु क्रमांक Z है तो नाभिक का आवेश Z है। ये अल्फा जिसका आवेश 2e है। इस अल्फा कण की गति जो है E के 1/3 m²। अल्फा कण का द्रव्यमान है, v उसका वेग है, जिससे गति करता हुआ वो नाभिक से सम्मुख टक्कर करता है। जब अल्फा कण की नाभिक से सम्मुख टक्कर होती है, यानी जब परिकिरण कोण थीटा का मान 180 डिग्री हो, इस स्थिति में जब अल्फा कण की किसी नाभिक से सम्मुख टक्कर होती है, तो जैसे जैसे अल्फा कण अपनी गतिज ऊर्जा से नाभिक की ओर बढ़ता है, नाभिकीय प्रतिकर्षण के कारण अल्फा कण की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती जाती है तथा अल्फा कण की नाभिक से वह न्यूनतम दूरी जिस पर उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, निकटतम पहुंच दूरी कहलाती है। जैसे जैसे अल्फा कण अपनी इस गतिज ऊर्जा से आगे बढ़ता है, नाभिकीय प्रतिकर्षण के कारण उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती जाती है तथा इस न्यूनतम दूरी पर पहुंचते पहुंचते नाभिक से अल्फा कण की वह न्यूनतम दूरी जिससे और कम दूरी संभव नहीं, वह न्यूनतम दूरी जिस पर उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मान लीजिए न्यूनतम दूरी r है, नाभिक से अल्फा कण की सम्मुख टक्कर में अल्फा कण की नाभिक से वह न्यूनतम दूरी जिस पर उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, निकटतम पहुंच दूरी कहलाती है। क्योंकि इस दूरी पर संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये दो आवेशों का युग्म मान सकते हैं, जिसमें एक अल्फा कण है, दूसरा नाभिक है। यदि कोई दो आवेश, एक q1 दूसरा q2, r दूरी पर स्थित हो, दोनों के बीच की जो दूरी है वो r हो, तो इस दो आवेशों के युग्म की स्थितिज ऊर्जा के q1 q2 अपॉन r या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन R, यहाँ के इसकी वैल्यू परिमेयतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो दो आवेशों के युग्म की स्थितिज ऊर्जा होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो यहाँ इस न्यूनतम दूरी पर एक आवेश अल्फा कण है और दूसरा आवेश नाभिक, तो स्थितिज ऊर्जा होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश अल्फा कण जिसका आवेश है 2e, दूसरा नाभिक जिसका आवेश है Ze और बीच की दूरी r। तो इस न्यूनतम दूरी पर इस युग्म की स्थितिज ऊर्जा होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2e इंटू Ze अपॉन r0, और ये किसके बराबर हो जाती है? अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है। अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा थी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, उसके बराबर हो जाती है। वहां से अल्फा कण पुनः उसी पथ पर लौट आता है। उस न्यूनतम दूरी को निकटतम पहुंच दूरी कहते हैं और r0 से व्यक्त करते हैं। तो इससे r0 का मान आएगा r0 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Ze को 2e से इंटू करेंगे तो ये 2Ze स्क्वायर अपॉन e। ये है अल्फा कण की निकटतम पहुंच दूरी, e का मान अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Ze स्क्वायर अपॉन 1/2 mv स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ m अल्फा कण का द्रव्यमान है, v उसका वेग है, तो उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को अपन 1/2 mv स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यह है अल्फा कण की निकटतम पहुंच दूरी। एक बार पुनः देख लें, जब किसी अल्फा कण की नाभिक से सम्मुख टक्कर होती है तो जैसे जैसे अल्फा कण अपनी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से नाभिक की ओर आगे बढ़ता है, नाभिकीय प्रतिकर्षण के कारण उसकी गतिज ऊर्जा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती जाती है। अल्फा कण की नाभिक से वह न्यूनतम दूरी जिस पर उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, निकटतम पहुंच दूरी कहलाती है। और इस न्यूनतम दूरी को अपन यदि r0 से व्यक्त करें तो इस r0 दूरी पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ये होगा, और ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इस दूरी पर उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। इसको इसके बराबर करके अपन r0 को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका मान या तो ये होगा या ये होगा। तो ये है अल्फा कण की निकटतम पहुंच दूरी। अब हम अध्ययन करेंगे रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरोध, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरोध। सन 1911 में रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण परिकिरण प्रयोग के आधार पर परमाणु का नाभिकीय प्रतिरूप प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने सन 1911 में अपने अल्फा कण परिकिरण प्रयोग के आधार पर परमाणु का नाभिकीय प्रतिरूप प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार
नंबर 1, परमाणु 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का गोला है, जिसका समस्त धनावेश व लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर एक सूक्ष्म आयतन में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक का आकार 10 की घात -15 मीटर की कोटि का होता है, जबकि परमाणु का आकार 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या की कोटि का होता है। परमाणु नाभिक के आकार का 10 की घात 5 गुना बड़ा होता है, 1,00,000 गुना बड़ा होता है। यानी परमाणु में नाभिक के परितः उसका अधिकांश भाग खाली होता है। परमाणु का समस्त धनावेश व लगभग समस्त द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के अलावा इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के अलावा लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर एक सूक्ष्म आयतन में केंद्रित रहता है। इसे नाभिक कहते हैं। ये परमाणु इसका समस्त धनावेश व लगभग समस्त द्रव्यमान इसके केंद्र पर एक सूक्ष्म आयतन में केंद्रित रहता है, जिसको नाभिक कहते हैं। ये नाभिक और ये परमाणु का आकार दस की घात -10 मीटर त्रिज्या की कोटि का होता है। नाभिक का आकार दस की घात -15 मीटर की कोटि का होता है। यानी परमाणु का आकार नाभिक के आकार का 10 की घात 5 गुना बड़ा होता है, 1,00,000 गुना बड़ा होता है। यानी परमाणु में नाभिक के परितः परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त पड़ा रहता है। नंबर 2, परमाणु में नाभिक के परितः इस रिक्त भाग में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश का परिमाण नाभिक के धनावेश के परिमाण के बराबर होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश का परिमाण बराबर नाभिक के धनावेश का परिमाण बराबर होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है।
दूसरी जो बात थी, परमाणु में नाभिक के परितः इस खाली भाग में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश का परिमाण नाभिक के धनावेश के परिमाण के बराबर होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। नंबर 3, परमाणु के स्थायित्व के लिए ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः स्थिर न रहकर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की पूर्ति नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से होती है। परमाणु के स्थायित्व के लिए ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के परितः स्थिर न रहकर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की पूर्ति नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से होती है। परमाणु में नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार सूर्य के परितः विभिन्न ग्रह परिक्रमण करते हैं। इसलिए परमाणु के इस मॉडल को परमाणु का ग्रहीय मॉडल भी कहते हैं। तो यह है रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। एक बार पुनः देख लें। रदरफोर्ड ने सन 1911 में अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर परमाणु का नाभिकीय प्रतिरूप प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार नंबर 1, परमाणु का लगभग समस्त धनावेश, परमाणु का समस्त धनावेश व लगभग समस्त द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के अलावा उसके केंद्र पर एक सूक्ष्म आयतन में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक का आकार 10 की घात -15 मीटर की कोटि का होता है, जबकि परमाणु का आकार 10 की घात -10 मीटर की कोटि का होता है। अर्थात परमाणु नाभिक के आकार का 1 लाख गुना बड़ा होता है। नंबर 2, परमाणु में नाभिक के परितः ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश का परिमाण नाभिक के धनावेश के परिमाण के बराबर होता है, अतः परमाणु उदासीन होता है। नंबर 3, परमाणु के स्थायित्व के लिए परमाणु में नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन स्थिर न रहकर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की पूर्ति नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से होती है। परमाणु में नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन विभिन्न वर्ताकार कक्षाओं में ठीक उसी प्रकार परिक्रमण करते हैं जिस प्रकार सूर्य के परितः विभिन्न ग्रहों की गति होती है। इसलिए परमाणु के इस मॉडल को परमाणु का ग्रहीय मॉडल भी कहते हैं। ये था रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। अब इस परमाणु प्रतिरूप में कमियां क्या थी? रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप की कमियां। रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप की कमियां। रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप की कमियां। नंबर 1, परमाणु में नाभिक के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक त्वरित आवेशित कण है।
परमाणु में नाभिक के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक त्वरित आवेशित कण है। इसकी गति में अभिकेंद्रीय त्वरण है, तो इलेक्ट्रॉन की गति कैसी है? त्वरित गति, यानी इलेक्ट्रॉन एक त्वरित आवेशित कण है। परमाणु में नाभिक के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक त्वरित आवेशित कण है और त्वरित आवेशित कणों से विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा विकिरित होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन त्वरित आवेशित कणों से होता है। तो नाभिक के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन भी एक त्वरित आवेशित कण है, इससे भी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन होगा। इसलिए अपनी वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन से विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा विकिरित होगी, और जब ऊर्जा विकिरित होगी तो इस इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या घटती जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः सर्पिलाकार पथ पर परिक्रमण करता हुआ अंततः नाभिक में गिर जाएगा, यानी परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। रदरफोर्ड इसकी व्याख्या करने में असमर्थ रहे, यानी रदरफोर्ड परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। रदरफोर्ड परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या करने में असफल रहे। परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या करने में असफल। नंबर 2, जब इलेक्ट्रॉन सर्पिलाकार पथ पर गति करेगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा विकिरित होने से, तो यह ऊर्जा सतत रूप से विकिरित होती है। इलेक्ट्रॉन से विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जो ऊर्जा विकिरित होगी, यह ऊर्जा सतत रूप से विकिरित होती है। इसलिए परमाणु का ऊर्जा स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप के अनुसार परमाणु का ऊर्जा स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, जबकि परमाणु का ऊर्जा स्पेक्ट्रम रेखीय होता है या विविध होता है। अर्थात सतत नहीं होता है। तो रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असफल रहा। परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल। नंबर 1, परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। नंबर 2, परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असफल रहा। तो ये थी रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप की कमियां। रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप एवं रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप की कमियां।